अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रऊफ शेख और नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमेशा की तरह हमारी आज की भी ये वीडियो आप सबको हैरत में डाल देगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है एक ऐसे शख्स के मुतालिक जिसने दो मुल्कों पर हमले किए, जिसने अपने मुल्क में ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया, आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डाली, लेकिन फिर एक आलमी साजिश का खुद शिकार हो गया। उसकी फांसी पर अपने ही लोग जश्न मनाने लगे। उसके जाने के बाद ये मुल्क अब तक संभल नहीं पाया, बेअमनी इस मुल्क का मुकद्दर बन चुकी है। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की, जो इराक का सदर था। उसने 24 साल तेल से माला माल मुल्क पर हुक्मरानी की। इराक में इसको कोई चैलेंज नहीं कर सका, हर चीज़ पर इसका कंट्रोल था। मुखालफिन इसके नाम से भी डरते थे। यह 28 अप्रैल सन 1937 को इराक के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। सद्दाम हुसैन की पैदाइश से पहले ही इनके भाई और वालिद का कैंसर से इंतकाल हो चुका था। सद्दाम हुसैन की पैदाइश के बाद इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। सद्दाम हुसैन का सतीला बाप इन पर जुल्म किया करता था। सद्दाम हुसैन इन सब चीज़ों से तंग आकर 10 साल की उम्र में घर से भागकर बगदाद अपने चचा के पास आ गए। चचा के ज़ेरे साया उन्होंने तालीम हासिल की और बाद में सियासत में मुतहरिक हो गए। सद्दाम हुसैन 20 साल के हुए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़कर इनकलाबी बैत पार्टी ज्वाइन कर ली। ये एक छोटी सी पार्टी थी, इतनी छोटी कि इसके अरकान की तादाद महज 300 थी। सद्दाम के ये पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही 1 साल बाद इराक से बादशाहत का खात्मा हो गया। सद्दाम हुसैन ने मंसूबा बनाया कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने अपने ही साथियों के साथ मिलकर सदर पर हमला किया, मगर वो बच गया। सद्दाम हुसैन पकड़े जाने के खौफ से मुल्क से फरार हो गए। जब सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत आई तो वो वापस आए और अभी हुकूमत बने 13 ही दिन हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने वो कदम उठाया जो आज तक मौजूए बहस रहता है। कहा जाता है अब्दुल रज़ाक अलाइक उस वक्त वज़ीर आज़म थे। खतरा था कि बगावत में किरदार अदा कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन ने जिलावतनी के दौरान ही इन्हें बैरून मुल्क कत्ल करवा दिया। और सद्दाम हुसैन इराक के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन चुके थे। सदर एक बूढ़ा शख्स था, लेकिन पर्दे के पीछे पार्टी के तमाम मामला सद्दाम हुसैन चलाते थे। वो इराकी फौज में जनरल का ओहदा भी पा चुके थे। वो ताकत पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके थे। आखिरकार 16 जुलाई 1989 को उन्होंने सदर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद इस मुल्क के सदर बन गए। अब वो इस मुल्क के सदर भी थे और फौज के सुप्रीम कमांडर भी। सदर बनते ही सद्दाम हुसैन ने पार्टी से गद्दारों का खात्मा किया। 16 जुलाई को वो सदर बने। सदर बनने के ठीक 6 दिन के बाद उन्होंने बास पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इस इजलास में पार्टी के अंदर डबल गेम खेलने वाले 68 रहनुमाओं के नाम पढ़कर सुनाए गए। तमाम 68 रहनुमाओं पर गद्दार और बेवफा का लेबल लगा के कमरे से निकाल दिया गया। कमरे से निकलते ही इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इनको सज़ाए मौत सुनाएगी, लेकिन सज़ाए मौत से पहले ही फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए इनको कत्ल करवा दिया गया। इधर सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में आए तो ईरान में इमाम खुमैनी अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। दोनों की पुरानी मुखालफत थी। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल जारी रही। दोनों फरीकों को अपने मकसद हासिल ना हुआ, लेकिन इसमें 10 लाख जानें चले गई। ईरान से जंग ख़त्म होते साथ ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत से पंगा लेना शुरू कर। पहले इन्होंने कुवैत से ये मुतालबा किया कि वो इराक का कर्ज माफ़ करें। कुवैत ने इनकार किया तो सद्दाम हुसैन ने तेल की कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया। कुवैत ने इससे भी इनकार किया तो आखिरकार सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर हमला करके इस छोटे से मुल्क पर हम कब्जा कर लिया। आलमी फोर्सेस और आलमी तवानाई इराक और सद्दाम हुसैन की इन तमाम साजिशों को देख रहे थे, जिसकी वजह से आलमी इत्तेहाद ने इराक की फ़ौज के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया। ये दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद था। अमरीकी क़यादत और इस फ़ौज ने चंद ही दिनों में इराकी फ़ौज को तहस नहस करके रख दिया। इस जंग के बाद सद्दाम हुसैन ने कभी और किसी मुल्क पर हमला करने का नहीं सोचा। जनवरी 2002 में अमेरिकन सदर जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटने का ऐलान किया। जॉर्ज बुश ने इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर हमला कर दिया। 3 हफ्तों में ही सद्दाम हुसैन की 24 बरस की हुक्मरानी बिखर गई। इसकी फ़ौज पारा पारा हो गई। अप्रैल तक इराक पर अमेरिका का मुकम्मल कब्जा हो चुका था। अब सद्दाम हुसैन फरार हो चुके थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन रेड डाउन शुरू कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लेकिन आखिरकार वो दिसंबर में सद्दाम हुसैन तक पहुँच गए। सद्दाम ऐसी जगह छुपे हुए थे जहाँ कोई भी सोच नहीं सकता था। वो अपने पैदाइशी घर के करीब एक बंकर में छुपे हुए थे। सद्दाम हुसैन को एक तौहीन आमेज तरीके से गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें बंकर से निकाला गया तो उनकी दाढ़ी और उनके सर के बाल बड़े हुए थे। बताने वाले बताते हैं कि ऐसा लगता था सद्दाम हुसैन जैसे कहीं दिल से ना ही ना हो। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने के तकरीबन 150 लोगों का मुकदमा चलाया गया। उनकी ट्रायल निगरान हुकूमत ने किया, जो अमेरिका की कठपुतली हुकूमत थी।
صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا. انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی کیسز میں قصوروار قرار دیا گیا اور انہیں سزائے موت سنا دی. صدام حسین نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو مسترد کیا اور کہا اصل مجرم میں نہیں امریکن صدر جارج بش ہے. پہلی پیشی پر جب عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائیں، صدام حسین نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم ایک عراقی ہو، اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کون ہوں. ٹرائل کے دوران صدام حسین اب بھی اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں. ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا تو صدام حسین نے انہیں یاد کروایا کہ وہ اب بھی عراقی صدر ہیں، لہٰذا انہیں سابق عراقی صدر نہ کہا جائے. صدام حسین کو پھانسی دینے کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا. انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سر عام پھانسی دے دی گئی. جب صدام حسین کو تختِ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے. انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا. ابھی وہ رسول اللہ بھی نہ کہہ پائے تھے کہ پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا. محمد باقر الفرد لا تعنف ما شاء الله الرجل فيها أرجوك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ہوا. سو فرینڈز، آپ کو اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا.